दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज मैं बात करूंगा जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। यहां पर मैं 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो रियल टाइम एग्जामिनेशंस में पूछे आते हैं। जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे तो वहां पर आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम हर एक सेशंस में, ये वैसे सेट 1 होगा, ऐसे मैं आपके लिए पहले स्टार्टिंग में सेट 30 लेकर आऊँगा ताकि एक बार हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी अच्छी यहाँ पर हो जाए। तो जो टॉपिक यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, इसमें क्या है कि आपका जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस होता है ना, वो यहाँ पर एडेड है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस। फिर मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का एक टाइप रखा है, बोट एंड स्ट्रीम का भी एक क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक है और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, होंडा कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या को 7:4 के अनुपात में कम कर देती है तथा प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:5 के अनुपात में बढ़ा देती है। कंपनी का जो कुल वेतन व्यय है वो पहले और अब, इसका रेशियो कितना होगा। तो देखो यहाँ पर जो होंडा कंपनी क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है अपने वर्कर्स को 7:4 में। तो पहले इसके पास में 7 रेशियो में एम्प्लॉय थे, बाद में इन्होंने 4 में कर दिया, तभी तो रिड्यूस हो रहा है। तो 7:4 का मतलब ये हुआ कि ये इसके वर्कर्स जो है पहले 7 थे, अब रिड्यूस हो गए 4 हो गए, या फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये 700 थे, अब इनके 400 हो गए, कुछ भी कह सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब रिड्यूस करने के बाद में ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज देयर वेजेस इन द रेशियो 3:5। बाद में क्या करें कि वेजेस को 3:5 में बढ़ा दे रहे हैं। पहले अगर किसी को 300 रुपये मिलते थे तो अब उसको कितने मिलेंगे, 500 रुपये। तो इन्होंने इस रेशियो में यहाँ पर जो इनका वेजेस है इसको इन्होंने इंक्रीज भी कर दिया है। पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द कंपनीज एक्सपेंडिचर ऑन टोटल बेसिस। आपको पहले और अब का रेशियो निकालना है, किसका, कंपनी के एक्सपेंडिचर का। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसमें देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं इनका रेशियो दे रखा है। तो अगर मैं इनिशियल फेज पर देखूं तो जो मुझे वर्कर्स दिए वो कितने दे रखे हैं, 7x हैं। और आप यहाँ पर देखें कि प्रत्येक कर्मचारी का जो वेतन है वो 3:5 के अनुपात में बढ़ा देती है। तो अगर 7x वर्कर हैं तो कितना इनका जो बेसिस पर वर्कर है, बेसिस पर वर्कर वो कितना जा रहा होगा, ये जा रहा होगा 3y जा रहा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अगर हम इनका इनिशियल एक्सपेंडिचर निकाल दें, इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7x इंटू 3y, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21xy। अब आप देखो कि जो सेकेंड टाइम चेंज के बाद में 7 से 4 कर दिए, मतलब एम्प्लॉय कम कर दिए, तो अब जो है इनके पास वर्कर्स कितने हैं, 4x हैं। तो इसमें जो सैलरी है, वेतन है इनका, वो बढ़ा दिया गया है, 5 कर दिया गया है, ठीक है। जो बेसिस पर वर्कर है वो कितना कर दिया गया है, बेसिस पर वर्कर ये कर दिया गया 5। तो यहाँ से जो इनका अब राइट नाउ जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा, तो इनका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 4x इंटू 5 मतलब कि 20y। तो हमसे यही तो पूछा है कि पहले कितना था, ये था 21xy और अब कितना हो गया है, 20y हो गया है। तो आपको इनका कुल वेतन व्यय जो बेसिस पर वर्कर है उसका रेशियो निकालना है। तो 20xy, तो xy यहाँ से हटा दो तो कितना बच गया, 21:20। ये आपका रेशियो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। सिंपल इन्होंने यही चीज़ यहाँ पर पूछी है। पेन पेपर उतना चलाओ जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमें यूज़ यहाँ पर नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 600 रुपये। इन अ बैंक द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द स्टाफ इज 600। फिर कहा गया है द एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर्स इज 4000। जो 12 अधिकारी हैं इनका जो औसत वेतन है वो कितना है, 4000 रुपये। तथा शेष कर्मचारियों का जो वेतन है वो कितना है, 560 है। जो रिमेनिंग स्टाफ है उसका 560 है। क्या निकालना है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि शेष कर्मचारियों की संख्या बता दो कितनी है, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से आप कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल विद इन लेस टाइम में। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास ऑफिसर्स कितने हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि 12 ऑफिसर्स का 4000 है, ठीक है। कितना है, 12 ऑफिसर्स का 4000 है। तो अगर मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाऊंगा तो मेरे पास 2 एंटिटी हैं, एक ऑफिसर है और क्या है, दूसरा क्या है, हमारे पास में रेस्ट स्टाफ है। यही तो 2 चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ऑफिसर्स हैं इनका जो वेतन है वो कितना है, 4000 है। और जो रेस्ट ऑफ द स्टाफ है इसका कितना है, ये है हमारा 560, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो ऑफिसर्स हैं
उनका नंबर कितना है। ऑफिसर्स, नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो है वो हमारे पास में कितने हैं, 12 हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इनका जो औसत वेतन है, एक बैंक में सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन है ये आपको 600 दे रखा है, तो 600 आपका बीच में आ जाएगा। तो इसका रेशियो लिखने का तरीका कैसे होता है ये आपको पता होगा। ये हम कैसे रेशियो इसका लिखते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, 4000 में से 600 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3400 आपका, ठीक है। और ये 560 है और 600, तो 600 में से अगर मैं 560 को माइनस करूंगा कितना बचेगा, 40। तो हमें ऑफिसर्स और जो स्टाफ है इसका मुझे रेशियो पता चल गया, ये कितना आ गया, 40:3400, 40:3400। इसमें 0 से 0 काट दो, ये आ जाएगा 4 बन जा, और ये कितना आ जाएगा 8 टाइम्स और 5 टाइम्स, 1:85 आपका रेशियो निकल कर आ गया। अब देखो आपको यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास में जो एवरेज सैलरी है वो 12 ऑफिसर्स की 4000 है। तो इसका मतलब है कि जो रेशियो 1 निकल कर आया है, एक रेशियो कितने ऑफिसर्स के बराबर होगा, ये रेशियो हो जाएगा 12 ऑफिसर्स के बराबर, ठीक है। तो हमें 85 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू अगर 12 है, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पर ऑफिसर रखा है, यहाँ पर रेस्ट ऑफ द स्टाफ रखा है। ऑफिसर्स का जो हमारे पास में एवरेज जो वेतन है वो कितना है, 4000 है, और रेस्ट ऑफ द स्टाफ है इसका औसत वेतन 560 है। हमसे नंबर क्या पूछा है कि कर्मचारियों की संख्या बता दो, मतलब कि जो स्टाफ की साइड में जो रेशियो आएगा वो कितना आ रहा है, 85 ही तो आ रहा है, इधर 85 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारे पास में अगर 12 अधिकारी हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 1 की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 85 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 इंटू 12, ठीक है। 85 इंटू 12 इसको कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 5 60 06, और ये 96 प्लस 6 102, तो 1020 जो है ये हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से क्वेश्चन काफ़ी कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया आपसे। सौरभ बॉट 45 kg टी एट 140 पर केजी, मतलब सौरभ ने 45 किलोग्राम जो चाय खरीदी है वो 140 प्रति किलोग्राम से खरीदी है। फिर कहा गया है कि एंड 40 किलोग्राम जो टी है वो 155 पर केजी के हिसाब से खरीदी, ठीक है। 40 किलोग्राम उसने 155 के हिसाब से खरीदी। ये दोनों कंडीशंस हमें स्टार्टिंग में यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। फिर कहा गया कि उसने दोनों को मिला दिया, फिर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो हमारी कितनी बनेगी, तो एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, 45 है किस रेट से, 140 के रेट से, तो इंटू 140 कर दो, प्लस ये वाला 40 155 से, तो इसको कर दो 40 इंटू 155 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 40 किलो ये और 45 ये, तो टोटल कितना हो गया, 85 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 यहाँ पर आ जाएगा, 14 5 जा 70 07 और 14 4 जा 56, ठीक है। तो 56 प्लस 7 कितना हो गया, ये हो गया 63, 6300 हो गया, प्लस इसको कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 40 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 4 60 और 5 इंटू 4 आपका कितना हो गया 20, तो ये हो गया 6200, ठीक है। अब इसको 85 से आप जो है वो कर दो डिवाइड, तो इन दोनों को जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, 12500 आ जाएगा। इसको 85 से काट दें तो 5 से अगर काटेंगे 17 बार जाएगा, और 5 से ये कितने बार जाएगा, 25 बार 00, तो ये आ गया 2500/17। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितने बार जाएगा, 17 से ये एक बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, 8 80 हो गया, ये गया 4 बार 68, ये हुआ 12 20 7 टाइम्स आएगा 147 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये, ठीक है। मैं यहाँ पर 147 इसको अप्रॉक्स में मान लेता हूँ, ओके। अब हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि उसे 20% का जो है प्रॉफिट यहाँ पर गेन करना है, लाभ कितना कमाना है, 20% का। तो उसे मिश्रण को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, अगर ये एवरेज जो कॉस्ट प्राइस आपकी आई है 147, इस पर 20% लाभ उसको कमा दो, 120% इसका कर दो, तो 120% का 1.2 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.2 से अगर इसके आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 इंटू 7 84 का आपका हो गया 4, 8 कैरी हो गया, 12 4 जा कितना हो गया 48 प्लस 8 ये हो गया 56 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 बचा, 12 बन जाओ 12 प्लस 5 17,
और एक प्लेस पर डेसिमल लगा दो, कितना आ गया 176.4 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो इन तरीके के क्वेश्चंस में केवल उतना ही पेन चलाओ जितने में काम चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होते हैं, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपको 176 के आसपास कोई आंसर दिया होगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट गेन करना है तो प्रॉफिट अगर उसमें कुछ और कंडीशंस दी होगी तो उस हिसाब से हम यहाँ पर डील करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ए एंड बी किसी काम को 18 डेज एंड 24 डेज में पूरा करते हैं। ठीक है, जितना कहा गया मैं उतना कर ले रहा हूँ। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन को यहाँ पर कर लेते हैं। ए है और बी है, ये दो लोग मिलकर हैं, ये किसी काम को 18 डेज और 24 डेज में कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा 72 आ जाएगा, और इसकी अगर मैं इफिशियंसी निकाल दूंगा तो 72 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा 18 से। 72 अपॉन 18 कितना आ जाएगा, ये ए की इफिशियंसी आ गई 4, ये मतलब पर यूनिट पर डे वर्क आप मानकर चलो। 24 का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 72 अपॉन 24 करोगे तो हमें यहाँ पर पता चलेगी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 4 यूनिट पर डे है। 4 यूनिट पर डे, इसकी कितनी है 3 यूनिट पर डे है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमसे एक बात कहेगी कि दोनों के दोनों टुगेदर, दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 6 दिन बाद ए जो है वो काम को छोड़ देता है। ठीक है, तो दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया, तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी अगर मैं देखूँ ए प्लस बी की वो कितनी हो जाएगी 4 + 3 7 हो जाएगी। अब दोनों ने 6 डेज तक काम किया तो कितना है 42 यूनिट काम ये दोनों करके चले गए। टोटल हमारे पास काम कितना था 72 यूनिट, 72 यूनिट। तो 72 में से अगर मैं 42 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो रिमेनिंग निकलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो ये हमारे पास 30 आ गया। फिर कहा गया है कि सी और बी के साथ जो है जुड़ जाता है तथा बी तथा सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि बी और सी मिलकर इस काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो अगर बी और सी इस काम को 6 दिन में पूरा करेंगे तो काम 30 है, 6 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5 यूनिट पर डे जो है ये लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। ठीक है, 5 यूनिट पर डे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर काम हो रहा है। ओके, 5। बी और सी ने 6 दिन में ये वाला काम किया तो 5 यूनिट पर डे इन्होंने काम किया। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा है, सी की एफिशिएंसी निकाल कर दिखा दो। तो देखो अगर मैं कह दूं कि बी और सी ने मिलकर किया है 5 यूनिट पर डे, ठीक है, तो हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है और बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 3 यूनिट पर डे। बी की काम करने की क्षमता कितनी है 3 यूनिट है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं 3 + C = 5। तो C बराबर कितना हो जाएगा 5 - 3 दैट इज़ 2। तो C की जो कार्य क्षमता है वो कितनी हो जाएगी 2 यूनिट पर डे यहाँ पर हो जाएगी। यही हमसे यहाँ पर निकालना है और हमें ये पता लगाना है कि टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय सी अलोन, ये भी पूछा है ना, सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो काम कितना 72 है, तो 72/2 दैट इज़ कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो 36 डेज लगेंगे सी को अकेला काम करने के लिए। टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट दिस वर्क दैट इज 36 डेज। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इतना ही पेन हमें एग्जामिनेशन में चलाना होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई लाइन में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट नहीं आता है, तो कमेंट कर देना ताकि मैं उसका पूरा एक कंप्लीट वन शॉट आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आ जाते हैं मिक्सचर्स एंड एलिगेशन वाले क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। इसमें कहा गया है कि अ बोट गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अप स्ट्रीम एंड रिटर्न्स टू थ्रू द सेम पाथ। ठीक है, मतलब एक बोट जो है वो ए से बी जाती है अप स्ट्रीम में और रिटर्न करती है ए पर सेम पाथ में। इफ द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी ट्वाइस द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो उसी मार्ग से वापस ए धारा के साथ डाउन स्ट्रीम में लौटती है तो अगर उसको ए से बी तक जाने में जो लगा समय है वो बी से आने वाले समय का है 2 गुना टाइम है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि स्टिल वाटर में जो स्पीड ऑफ द करंट है वो कितना है। ठीक है, ये पूछा है शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति, चाहे इन दोनों का रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, ये 2 चीज़ें निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। सपोज कर लो हम कुछ चीज़ों को एज्यूम कर लेंगे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर मैं मान लूँ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये मैं मान लेता हूँ b है। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्पीड ऑफ करंट
स्पीड ऑफ करंट है वो मैं मान लेता हूँ c, और जो डिस्टेंस है वो कितनी हमारी यहाँ पर ट्रेवल की जा रही है, d ट्रेवल की जा रही है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हमारी d है। अब आप ये देखो कि जब अपस्ट्रीम की बात आती है, ठीक है, तो जब हम अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अप स्ट्रीम में क्या कर देते हैं हम लोग, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ जो करंट है तो b माइनस सी आप कर दोगे, क्योंकि अप स्ट्रीम में दोनों माइनस हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे ही जो डाउन स्ट्रीम है इसमें ये दोनों प्लस हो जाते हैं, b प्लस सी हो जाता है, ठीक है। तो हमें अप स्ट्रीम पता चल गया b माइनस सी, डाउन स्ट्रीम पता चल गया कितना है, b प्लस सी यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर कंडीशन क्या कही गई है कि जो टाइम है अप स्ट्रीम का वो क्या है, 2 गुना है किसका, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम का। ये बात यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताई गई है। तो अगर मुझे निकालना हो कि टाइम अप स्ट्रीम का कैसे निकलेगा, तो देखो फार्मूला एक ही हर जगह चलता है, इसमें मैथमेटिक्स में एक ही फार्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मुझे टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये 2 चीज़ें हैं आपकी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि मुझको टाइम दिया है अप स्ट्रीम का, दैट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द टाइम ऑफ द डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अप स्ट्रीम का निकालूंगा तो मुझे अप स्ट्रीम की स्पीड चाहिए होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये वाला टाइम d अपॉन एस लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो d अपॉन अगर आप s लगाओगे तो d कितना है, यहाँ पर d तो d ही है, तो ये कितना रहेगा, d अपॉन s, ये आपका कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, ये कितनी है, ये है b माइनस सी, तो b माइनस सी यहाँ रख दो, दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मुझे डाउन स्ट्रीम का वो देखना है तो वो कितना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी अपॉन, अब यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड है वो कितनी है, वो है आपकी b प्लस सी। तो ये है एज पर द कंडीशन। देखो d से d कैंसिल आउट यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आपका 1 बचा, अगर आप 1 की b प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे b प्लस सी ही रहेगा, और 2 की इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2b माइनस 2c, यही तो हो जाएगा। अब इसको b प्लस सी को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, 2b माइनस b माइनस का 2c और माइनस का c, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का c, इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचा। तो ये कितना हो गया, 2b में से b गया, कितना बचा b, और माइनस का 3c। तो हम ये लिख सकते हैं कि b बराबर 3c लिख सकते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, टू द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। तो हमें b रेशियो c यहाँ पर कैलकुलेट करना है, b रेशियो c हमारा कितना आएगा, तो b बराबर 3c है, तो यहाँ पर b के अपॉन में c लेकर आ जाओ, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/1। तो b/c कितना आ गया, 3/1 आपका ये रेशियो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का यही एक फंडा है, और आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपको बताना चाहूँगा कि आगे ऐसे सेशंस और भी काफ़ी सारे आते रहेंगे, तो आप हमें यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है सच किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में तो आप पूछ सकते हैं। और हमारा जो करंट अफेयर्स फंडा का एप्लीकेशन है, यहाँ पर DI के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप अपनी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा है, और मेंस के वीडियोस ये भी आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। सो आई वुड से चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे मैं काफ़ी सारे सेशंस आपके लिए अपकमिंग डेज में लाता रहूँगा। और जो भी डाउट्स हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं, वो चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, सो दैट आपको उस टॉपिक का 1 शॉट या फिर फंडामेंटल कंसेप्ट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, और एक थम्स अप जरूर देना इस वीडियो को, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर जो है अपने एग्जामिनेशंस की बेहतर तैयारी कर पाएँ। थैंक यू गाइस।